हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जॉन मिल्टन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सैमसन, मनोवा, डलीला, हरप्पा आर द कैरेक्टर्स इन मिल्टन्स। ये जो कैरेक्टर्स हैं, सैमसन हो गए, मनोवा, डलीला या हरप्पा, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये मिल्टन के किस वर्क में हैं? सैमसन एगोनिस्टिस, कॉमर्स, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन या टेट्राकॉर्डन। तो ये आपके जो कैरेक्टर हैं ये आपके किस में हैं? सैमसन एगोनिस्टिस में हैं, जो कि एक क्लोसेड ड्रामा है। ये किसका? मिल्टन का ड्रामा है। ऐसा ड्रामा जिसको परफॉर्म्ड नहीं किया गया, बल्कि ये ड्रामा लिखा गया किसके लिए? पढ़ने के लिए, टू बी रेड। ओके, और ये आया कब था? 1671 में आया था, जब इसके साथ इसका एक और आया था वर्क उनका, पैराडाइज रीगेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन डिस्क्राइब्स सैमसन एज बीइंग आईलेस इन गाजा। मिल्टन ने सैमसन को आईलेस इन गाजा के रूप में डिस्क्राइब किया है, जो कि एक फ्रेज है दैट हैज़ बिकम द मोस्ट कोटेड लाइन ऑफ एग्नोस्टिक, जो कि ये बहुत ही मोस्ट कोटेड लाइन है एग्नोस्टिक की। विच नॉवेलिस्ट यूज्ड इट एज द टाइटल फॉर हिज 1936 नॉवेल आईलेस इन गाजा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा नॉवेलिस्ट है जिसने अपने नॉवेल के लिए टाइटल यूज़ किया है आईलेस इन गाजा का। ये जो आईलेस इन गाजा मिल्टन ने सैमसन के लिए डिस्क्राइब किया था, इस टाइटल को किसने अडॉप्ट किया, किसने यूज किया अपने नॉवेल का नाम लेके, ये चीज़ हमें बतानी है। टॉम स्टुपार्ड, अल्डस हक्सले, जॉर्ज ऑरवेल या टोनी मॉरिसन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो आपके अल्डस हक्सले। इनका एक नॉवेल है आईलेस इन गाजा, जो कब आया था? 1936 में आया था। ओके, और इन्होंने ये जो टाइटल कहाँ से लिया है? मिल्टन ने जो सैमसन के लिए डिस्क्राइब किया था आईलेस इन गाजा के रूप में, वहाँ से उन्होंने ये टाइटल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रामा स्टार्ट्स इन मीडियाज रेज। ये जो ड्रामा है ये मीडियाज रेज, इन मीडियाज रेज मतलब क्या होता है? इन द मिडल। ये जो ड्रामा है, ये नाटक है, बीच में शुरू होता है। सैमसन हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द फिलिस्टीन्स। सैमसन जो है, जो सैमसन नाम का कैरेक्टर है, इसको क्या हो जाता है? इसको कैप्चर कर लिया जाता है फिलिस्तीन के द्वारा। हैड हिज हेयर एंड कंटेनर ऑफ हिज स्ट्रेंथ कट ऑफ एंड हिज आइज कट आउट। और ये लोग क्या करते हैं? इसके हेयर को, इसकी स्ट्रेंथ को और इसकी आइज़ को क्या कर देते हैं? इसके हेयर को कट कर देते हैं। स्ट्रेंथ जो इसकी रहती है, ताकत रहती है, उसी में ताकत रहती है, इसके हेयर में ही। आइज़ को भी ब्लाइंड कर देते हैं, कट आउट कर देते हैं। सैमसन इज़ ब्लाइंड अमंग एनिमीज, ओ वर्स दैन चेंज। तो सैमसन क्या है? एक ब्लाइंड अमंग एनिमीज है, ओ वर्स दैन चेंज। दिस लाइन रेफर टू मिल्टन। ये लाइन मिल्टन कहाँ रेफर करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑब्वियसली सैमसन की बात हो रही है तो सैमसन में ही होगा ये लाइनें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन यूजेस कोरस इन हिज क्लोसेड ड्रामा। तो मिल्टन अपने किस क्लोसेड ड्रामा में कोरस का यूज़ करते हैं? कोरस का उन्होंने यूज़ किया अपने किस क्लोसेड ड्रामा में? तो कॉमर्स इनका मास्क है, टेट्राकॉर्डन इनका क्या है? इनका एक डाइवोर्स ट्रैक है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इसमें तो इन्होंने नहीं यूज़ किया है, तो सैमसन एगोनिस्टिस में इन्होंने यूज़ किया है कोरस का। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सैमसन एगोनिस्टिस। ओके, नेक्स्ट, on the title page Milton wrote that the piece was a dramatic poem instead of it being a drama. This work was। क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइटल पेज पर मिल्टन ने लिखा कि ये जो पीस है एक नाटक होने के बजाय एक नाटकीय कविता है। ये कौन सा वर्क है मिल्टन का जो ये बोल रहे हैं कि टाइटल पेज पर लिखा हुआ है? टाइटल पेज पर उन्होंने लिखा है कि ये जो पीस है ये नाटक होने के बजाय नाटकीय कविता है, ड्रामेटिक पोयम है। किस वर्क को उन्होंने कहा है? राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सैमसन एगोनिस्टिस की ही बात हो रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राइटिंग द पोयम मिल्टन इन चूजिंग द कैरेक्टर ऑफ सैमसन एज हिज हीरो वॉज ऑल्सो इलस्ट्रेटिंग हिज ओन ब्लाइंडनेस विच एफ्लिक्टेड हिम इन हिज लेटर लाइफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कविता लिखने में
कविता लिखने में मिल्टन सैमसन के कैरेक्टर को अपने हीरो के रूप में चुनते समय अपने स्वयं के अंधेपन का भी चित्रण कर रहे थे जिसने उन्हें बाद में क्या किया, उनके जीवन को क्या कर दिया, अंधा कर दिया, मतलब उनके जीवन को क्या कर दिया, पीड़ित कर दिया। दिस पोएम वॉज, ये पोएम कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, सैमसन की ही बात हो रही है। ऐसा माना जाता है कि सैमसन अंधा हो गया था, मिल्टन ने अपने ब्लाइंडनेस को इसमें डाल दिया है, उन्होंने अपने ब्लाइंडनेस के बारे में बताया, अपने अंधेपन को यहाँ पे चित्रण उन्होंने किया है। नेक्स्ट, हु सेड दैट पैराडाइज रीगेन इज प्रैक्टिकली सुई जेनरिस इन इट्स पोएटिक एग्जीक्यूशन? कहा जा रहा है कि किसने कहा है कि पैराडाइज रीगेन अब अपने काव्यात्मक निष्पादन में व्यवहारिक रूप से सुई जेनरिस है, ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो आपका सी हो जाएगा, नॉर्थॉर्प फ्राई ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू ईडन, 5 एसेज ऑन मिल्टन्स एपिक्स? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आलोचनात्मक मतलब जो क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू ईडन, 5 एसेज ऑन मिल्टन, ये एपिक्स किसने लिखा है? ओके, ये क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू ईडन, 5 एसेज ऑन मिल्टन एपिक्स, ये किसने लिखा है, ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, इन्होंने ही लिखा है, नॉर्थॉर्प फ्राई ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड टू मिल्टन, किसने मिल्टन से कहा है, मिल्टन से किसने कहा, दाउ हैज सेड मच हियर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, आपने यहाँ पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तो बहुत कुछ कहा है, बट वॉट हैज़ दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड, लेकिन आपको पैराडाइज पाने के बारे में क्या कहना है? मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिल्टन को किसने कहा है कि आपने पैराडाइज के बारे में तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन पैराडाइज पाने के बारे में आपको क्या कहना है, ऐसा किसने कहा है मिल्टन से? एलवुड ने कहा है, एडवर्ड किंग ने, या सैमसन या बेन जॉनसन ने? तो एलवुड ने कहा है। ओके, टॉमस एलवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लेबल्ड पैराडाइज रीगेन एज अ ब्रीफ एपिक, मतलब पैराडाइज रीगेन को संक्षिप्ति की संज्ञा किसने दी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, बारबरा के लेवाल्स्की ने किया है, एक ब्रीफ एपिक के रूप में उन्होंने इसको दिया है, संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन कंपोज्ड पैराडाइज रीगेन एट हिज कॉटेज इन शालफोंट सेंट जाइल्स इन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिल्टन ने पैराडाइज रीगेन को लिखा है, कंपोज किया है अपने कॉटेज सेल्फोंट सेंट जाइल्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेल्फोंट सेंट जाइल्स है, इनका है कहाँ? बकिंघम शायर में है, या वॉरविक शायर में है, या सॉमरसेट में है, या डॉर्सेट शायर में है? तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, बकिंघम शायर में है। इनका जो कॉटेज है शेल्फेंट सेंट गाइल्स भी पढ़ सकते हैं, जाइल्स। नेक्स्ट, मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर, यहाँ पे क्वेश्चन है, मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट? ये आपका टीजीटी 2005 में भी पूछा है। कहा जा रहा है कि मिल्टन की कविता एक मिरर है, एक दर्पण है, जिसमें लेखक का जो चरित्र है वो बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट आपके किसने कहा है? मैकमिलन ने कहा है। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मैकमिलन। नेक्स्ट, alone of English poets, alone in English art, Milton has it, he is our great artist in style, our one first rate master in the grand style, who said this? ऐसा किसने कहा है? ये किसने कहा है? क्या कहे हैं कि alone of English poets, अकेले अंग्रेजी कवियों में, alone in English arts, अंग्रेजी कला में अकेले, Milton has it, मिल्टन के पास यह है, is our great artist in style, वह शैली में हमारे महान कलाकार हैं, आवर वन फर्स्ट रेट मास्टर इन द ग्रैंड स्टाइल, हमारे एक भव्य शैली में प्रथम श्रेणी के मास्टर हैं वो। ऐसा किसने कहा मिल्टन के बारे में? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड मिल्टन बीन अ मैन ऑफ वेरी कीन सेंसेस। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि मिल्टन बहुत तीव्र इंद्रियों वाला व्यक्ति होता, कहा जा रहा है कि यदि मिल्टन बहुत तीव्र इंद्रियों वाले व्यक्ति होते हैं, आई मीन ऑफ ऑल द 5 सेंसेस, मेरा मतलब है कि सभी 5 इंद्रियों में से, हिज ब्लाइंडनेस वुड नॉट हैव मैटर्ड सो मच, तो उनका जो अंधापन था वो मायने नहीं रखता था। बट फॉर अ मैन हुज सेंसुअसनेस सच एज इट वॉज हैड बीन विदर्ड अर्ली बाय बुक लर्निंग, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी कामुकता जैसी थी किताबी शिक्षा के कारण जल्द ही ख़त्म हो गई थी, एंड हुज गिफ्ट्स वर नेचुरली ओरल, इट मैटर्ड अ ग्रेट डील, और जिनके उपहार स्वाभाविक रूप से कर्णप्रिय थे, ये बहुत मायने रखता है। हु सेड इट, ऐसा किसने कहा है? मतलब मतलब किसने ये बात कही है कि यदि मिल्टन बहुत तीव्र इंद्रियों वाले व्यक्ति होते, मेरा मतलब उनके पास 5 सेंसेस होते हैं, तो ये मायने नहीं रखता कि वो अंधे हो गए हैं। और जिन्होंने अपना अंधापन कैसे खोया, किताबी कीड़ा की वजह से, वो बुक पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपना अंधापन खोया है, ऐसा किसने कहा है? उनके पास एक गिफ्ट मिला था, उनके पास एक योग्यता थी, ये बात किसने कही है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा टी.एस. इलियट ने कहा है। ओके, नेक्स्ट, शेक्सपियर्स पैशन इज पैशन मॉडिफाइड बाय द पैशन। कहा जा रहा है कि शेक्सपियर का जो पैशन है वो पैशन के द्वारा पैशन को मॉडिफाई करता है, बट मिल्टन इज पैशन मॉडिफाइड बाय कॉन्टम्पलेशन, और मिल्टन का जो पैशन है वो कॉन्टम्पलेशन के द्वारा मॉडिफाई करता है। हु सेड दिस, ऐसा किसने कहा है? द शेक्सपियर का जो जुनून है वो जुनून द्वारा संशोधित जुनून है, मिल्टन का जो जुनून है जुनून द्वारा संशोधित है, ऐसा किसने कहा है? राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, विलियम हैजलिट ने कहा है। नेक्स्ट, विच फ्रेंच ऑथर लेविशली प्रेज्ड पैराडाइज लॉस्ट इन 1727 व्हेन राइटिंग अप एपिक पोइट्री। कहा जा रहा है कि 1727 में महाकाव्य कविता लिखते समय किसी फ्रांसीसी लेखक ने पैराडाइज लॉस्ट की दिल खोल कर प्रशंसा की है। वो फ्रांसीसी लेखक कौन है? वो फ्रेंच ऑथर कौन है जिसने महाकाव्य कविता लिखते समय पैराडाइज लॉस्ट को दिल खोल कर प्रशंसा की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेयर। ओके, नेक्स्ट, शैलीज प्रोमिथियस इन प्रोमिथियस अनबाउंड 8020 इज मॉडल्ड आफ्टर। शैली का जो प्रोमिथियस है, प्रोमिथियस अनबाउंड में जो प्रोमिथियस है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शैली का जो वर्क है प्रोमिथियस अनबाउंड, उसमें जो कैरेक्टर है प्रोमिथियस, वो किसके मॉडल पर है, किसके बाद ये कैरेक्टर बनाया गया है, किसके मॉडल किस कैरेक्टर पर ये कैरेक्टर बनाया गया है? तो मिल्टन के शैटन पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे ना, मिल्टन के शैटन पर। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हु कंप्लेन दैट मिल्टन्स एपिक वर्ड्स लैक्ड अर्नेस्ट फीलिंग, वॉज स्टिफ एंड टॉर्चुअस एंड वॉज सो इनफ्लेक्सिबल दैट इट डिस्करेज्ड इमिटेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने कंप्लेन की है, किसने शिकायत की कि मिल्टन की महाकाव्य पद में सच्ची भावना का अभाव था, वह कठोर और टेढ़ा था। वो कैसा था? स्टिफ एंड टॉर्चुअस था, मतलब कठोर और टेढ़ा था, और इतना लचीला था कि वह नकल को हतोत्साहित करता था, वो इमिटेशन को क्या करता था? डिस्करेज करता था। ऐसा शिकायत किसने की है मिल्टन के एपिक के बारे में? राइट आंसर हो जाएगा बी, टी.एस. इलियट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of his work Milton contains that the basis of marriage is compatibility। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिल्टन ने अपने किस वर्क में ये तर्क दिया है कि विवाह का आधार अनुकूलता है। इफ़ द पार्टनर्स आर नो लॉन्गर compatible, अगर उनका तर्क है कि यदि जो पार्टनर है वो अब अनुकूल नहीं है, ही आर्ग्यू, मतलब उनका तर्क है कि यदि पार्टनर जो है वो अनुकूल नहीं है, compatible नहीं है, द मैरिज इज़ इन इफेक्ट डिजॉल्व, तो विवाह क्या होना चाहिए? भंग हो जाना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए। इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है? भंग हो जाता है या ख़त्म हो जाना चाहिए। अपने किस वर्क में उन्होंने ये मैरिज के बारे में या फिर डाइवोर्स के बारे में किस में कहा है? डिवोर्स के बारे में या मैरिज के बारे में या पार्टनर के बारे में अपने किस वर्क में उन्होंने ये बात कही है? तो राइट आंसर हो जाएगा
द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, जो कब आया था 1645 में आया था। इनका जो डाइवोर्स ट्रैक आया है वो 1642 से 45, इसी बीच में इनका 4 डाइवोर्स ट्रैक आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। अब यहाँ से लाइन्स आ गई हैं कि ये लाइन किस वर्क से लिया गया है। ओ डार्क ओ डार्क ओ डार्क एमिड द ब्लेज ऑफ मून नून इररेवेकबली डार्क टोटल इक्लिप्स विदाउट ऑल होप ऑफ डे। तो डार्क डार्क की बार यहाँ पे बोला गया है अंधेरा अंधेरा, तो अंधेरा किसके लिए है? शैमसन के लिए है। राइट आंसर यहाँ पे शैमसन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? द सन टू मी इज़ डार्क एंड साइलेंट एज द मून व्हेन सी डिजर्ट्स द नाइट हिड इन हर वैकेंट इंटरलूनर केव। ऐसा किसने कहा है? मतलब द सन इज़ टू मी डार्क, मतलब मेरे लिए क्या है? सूरज अंधेरा है और चाँद की तरह जो खामोश है, और साइलेंट एज द मून, और मैं क्या हूँ? मैं चाँद की, जिस तरह चाँद खामोश है उसी तरह मैं भी खामोश हूँ। व्हेन सी डिजर्ट द नाइट्स, जब वह रात को छोड़ देती है। हिड इन हर वैकेंट इंटरलूनर केव, और अपनी खाली पड़ी अंतरचंद गुफा में छिप जाती है। कौन? वो रात। तो यहाँ पे पूछा ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, तो ये लाइनें भी आपकी सैमसन में ही आती हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टू लिव अ लाइफ हाफ डेड अ लिविंग डेथ। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? कहा जा रहा है कि टू लिव अ लाइफ हाफ डेड अ लिविंग डेथ, मतलब एक अधमरा एक जीवित मौत जैसा जीवन जीना है। मतलब वो अपने आप पर ही बोल रहा है सैमसन कि एक अधमरा एक जीवित मौत जैसा जीवन जीना है, क्योंकि ये जी रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे सैमसन एगोनिस्टिस हो जाएगा लाइन। ओके, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ ली गई है? वाइजेस्ट मैन हैव एर्ड एंड बाय बैड वुमेन बीन डिसीव्ड। मतलब जो बुद्धिमान आदमी होते हैं वो गलतियाँ करते हैं, और जो बैड औरतें होती हैं वो क्या होती हैं? धोखा देती हैं। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये भी आपका डी में ही आता है, सैमसन एगोनिस्टिस। नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई? जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मेन अनलेस देयर बी हु थिंक नॉट गॉड एट ऑल। ये लाइनें आपकी कहाँ पे आई हैं? ये चीज़ हमें बतानी है। तो ये भी लाइनें आपकी आती हैं सैमसन में ही आती हैं। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? माई रेस ऑफ ग्लोरी रन एंड रेस ऑफ शेम एंड आई शैल शॉर्टली बी विद देम एट रेस्ट। तो ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? सैमसन में ही आती हैं। सारी लाइनें आपकी सैमसन में आप यहाँ पे इजीली याद कर सकते हैं। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन सैमसन एगोनिस्टिस। अब पूछा जा रहा है कि ये सैमसन एगोनिस्टिस में ये लाइनें बोलता कौन है? इन आर्ग्यूमेंट विद मेन अ वुमेन एवर गोज बाय द वर्ड्स वॉट एवर बी हर कॉज। यहाँ पे पूछा जा रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन आर्ग्यूमेंट विद मेन अ वुमेन एवर, मतलब पुरुषों के साथ बहस में एक महिला को हमेशा बदतर स्थिति का सामना करना पड़ता है। गोज बाय द वर्ड्स वॉट एवर बी हर कॉज, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। ये भी लाइनें आपकी कौन बोलता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सॉरी, महिला के बारे में तो डेलीला बोलती है। डेलीला क्या बोलती है कि पुरुषों के साथ बहस में एक महिला को क्या होता है? हमेशा बदतर स्थिति का सामना करना पड़ता है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? डेलीला बोलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेलीला कौन है? सैमसन की सो कॉल्ड वाइफ है। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे ली गई हैं? फेम इफ नॉट डबल फेस इज डबल माउथ एंड विद कॉन्ट्रेरी ब्लास्ट प्रोक्लेम्स मोस्ट डीड्स। तो ये भी लाइनें आपकी सैमसन एगोनिस्टिस में ही आती हैं लाइनें। नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ ली गई है? कहाँ से ली गई हैं? एट ब्यूटी दो इंजूरियस हैथ स्ट्रेंज पावर आफ्टर ऑफेंस रिटर्निंग टू रेन लव वन पजेस्ट। ये कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं? ओके, तो ये भी लाइनें आपकी डी इज करेक्ट हो जाएगा, सैमसन एगोनिस्टिस से ली गई हैं।
नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? लव क्वेरल्स ऑफ्ट इन प्लेजिंग कंकॉर्ड एंड नॉट वेड लॉक ट्रिचरी। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? मतलब प्रेम झगड़े का अंत सुखद सौहार्दपूर्ण होता है, विवाह क्या होता है? विश्वासघात नहीं होता है विवाह। तो ये भी लाइनें आपकी सैमसन में ही आती हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? बोस्ट नॉट ऑफ वॉट दाउ वुडेस्ट हैव डन बट डू वॉट देन दाउ वुडेस्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ओके डी हो जाएगा, सैमसन एगोनिस्टिस। नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, लाइनें कहाँ से ली गई? फॉर एविल न्यूज राइट्स पोस्ट वाइल गुड न्यूज बेट्स। मतलब जो बुरी खबरों के लिए, ये भी लाइनें कहाँ पे आती हैं? फॉर इविल न्यूज़ राइट्स पोस्ट, मतलब जो बुरी खबर है, बुरी खबरों के लिए पोस्ट की सवारी होती है, जबकि अच्छी खबरों के लिए चारा, ऐसा किसने कहा है? तो सैमसन एगोनिस्टिस में ये भी लाइनें आपकी आती हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं लाइनें? बट ही दो ब्लाइंड ऑफ शाइट डिस्पाइज्ड एंड थॉट एक्सटिंग्विश्ड क्वाइट विद इनवर्ड आइज illuminated his fiery virtue roused from under ashes into sudden flame। ये चीज़ कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बट ही दो ब्लाइंड ऑफ शाइट, लेकिन वह यद्यपि दृष्टि से अंधा होता, मतलब लेकिन वह दृष्टि से अगर अंधा होता, डिस्पाइज्ड एंड थॉट एक्सटिंग्विश्ड क्वाइट, तिरस्कृत और विचार काफ़ी हद तक बुझ गए थे उसके। विद इनवर्ड आइज इल्यूमिनेटेड, भीतर की आंखों की जो रोशनी है, रोशनी जो थी, हिज फियरी वर्चू राउज्ड, उसका जो उग्र सद्गुण जाग उठा था, उसकी जो रोशनी थी वो चली गई थी और उसका जो गुस्सा था वो क्या हो गया था? जाग उठा था। फ्रॉम अंडर एसेस इनटू सडन फ्लेम, और जो राख है, राख के नीचे अचानक ही लौ में क्या हो गया था? वो चला गया था, बुझ गया था। ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? तो ये भी लाइनें आपकी सैमसन एगोनिस्टिस में आती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मास्क, उस मास्क का क्या नाम है? रिटन बाय मिल्टन इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी, जिसको मिल्टन ने ऑनर ऑफ चैस्टिटी में लिखा है, एंड फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन माइकल मैस 29 सितंबर 1634 बिफोर जॉन एगर्टन अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर एट लडलो कासल इन सेलिब्रेशन ऑफ अर्ल्स न्यू पोस्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस मास्क का क्या नाम है जिसको मिल्टन ने ऑनर ऑफ चैस्टिटी में लिखा था, और इसको पहली बार प्रेजेंट किया गया था माइकल मस पर। कब? 29 सितंबर 1634 में। किसके सामने ये प्रेजेंट किया गया था मास्क को? जॉन एगर्टन, जो कि कौन थे? अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर थे। कहाँ के? लडलो कासल के। इन सेलिब्रेशन, लडलो कासल में ही हुआ था, अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने इसको प्रेजेंट किया गया था लडलो कासल में। और किसके सेलिब्रेशन में? तो अर्ल्स न्यू पोस्ट, एक प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स के रूप में अर्ल को न्यू पोस्ट के बदले, मतलब अर्ल के न्यू पोस्ट के सेलिब्रेशन में लडलो कासल में इसे प्रेजेंट किया गया था। किसके सामने? जॉन एगर्टन। कौन है? अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के। क्वेश्चन आता है अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर ज़्यादा आता है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, हो सकता है जॉन एगर्टन पूछ ले। ओके, कब किया गया था? 29 सितंबर 1634 में। तो किसकी यहाँ पे कौन से वर्क की बात हो रही है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉमर्स की ही बात हो रही है। कॉमर्स आपका कब आया था? अभी ऊपर हमने पढ़ा 1634 में आया था। ओके, जो कि एक मास्क है। आप ऐसे भी मास्क लिख सकते हैं और ऐसे भी मास्क आता है। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो बिफोर द स्टेरी थ्रेशोल्ड ऑफ जोब्स कोर्ट माई मैंशन इज अबव द स्मोक एंड स्टिर ऑफ दिस डिम स्पॉट विच मेन कॉल अर्थ। अब ये लाइनें कहाँ पे आई हैं? तो कॉमर्स की बात हो रही है, तो कॉमर्स से ही लाइनें हैं। ये जो वीडियो देखेंगे आप ना, इससे आपको जितनी भी लाइनें हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप उसको लर्न कर सकते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, आई डिड नॉट एर, मैंने गलती नहीं की है। देयर डज अ सेबल क्लाउड, वहाँ एक स्थिर बादल। टर्न फोर्थ हर सिल्वर लाइनिंग ऑन द नाइट एंड कास्ट अ ग्लीम ओवर टिस्टव्ड ग्रोव। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो ये भी लाइनें आपके कॉमर्स से ही ली गई हैं। अभी तक हमने पढ़ा था सैमसन का,
अब कॉमर्स का गया है। द फॉलोइंग आर टेकन फ्रॉम आई टुक इट फॉर अ फेयरी विजन ऑफ सम गे क्रिएचर्स ऑफ द एलिमेंट दैट इन द कलर्स ऑफ द रेनबो लाइव एंड प्ले आई दे प्लाइटेड क्लाउड्स। तो ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, ये भी लाइनें आपकी कॉमर्स में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। सम से नो एविल थिंग दैट वॉक्स बाय नाइट, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि रात में चलने वाली कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। इन फॉग और फायर, कोहरे या आग में। बाय लेक और मूरिस फेन, झील या दलदली दल में। मूरिस फेन मीन्स क्या होता है, दलदली दल में। ब्लू मीगर, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ब्लू मीगर हैग मतलब नीला अल्प हग है। आर स्टबन अनलेड घोस्ट, या फिर जिद्दी खुला हुआ भूत। दैट ब्रेक्स इज मैजिक चेन्स एट कर्फ्यू टाइम, वह कर्फ्यू के समय उसकी जादुई जंजीरों को तोड़ देता है। नो गॉब्लिन, कोई भूत नहीं। और स्वैट फेरी ऑफ द माइन, या खदान की कोई काली परी नहीं। हैथ हार्टफुल पावर ओवर ट्रू वर्जिनिटी, सच्ची कौमार पर हानिकारक शक्ति है। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो यहाँ से ये भी आपकी कॉमर्स से ही ली गई हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत सारी लाइनें हैं इसमें, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, कौन सा कब कहाँ पूछ ले। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्श एंड क्रैब्ड एज डल फूल सपोज, बट म्यूजिकल एज इज अपोलोस ल्यूट and a perpetual feast of nectar sweets where no crude surfeit rain। तो ये भी लाइनें कहाँ पे आती हैं, मतलब हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलोसफी, मतलब हे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हे दिव्य दर्शन कितना मनोरम है। नॉट हार्श एंड क्रैब्ड, कठोर और कर्कश नहीं। एज डल फूल सपोज, जैसा कि सुस्त मूर्ख सोचते हैं। बट म्यूजिकल एज इज अपोलोस ल्यूट, लेकिन अपोलो की वीणा की तरह संगीतमय। एंड अ परपेचुअल फीस्ट ऑफ नेक्टार स्वीट्स वेयर नो क्रूड सरफीट रेन, और अमृत युक्त मिठाइयों की एक सतत उत्सव जहाँ कोई अपरिष्कृत शर्फिट राज नहीं करता। ये भी लाइनें कहाँ से ली गई हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। तो ये लाइनें भी आपकी कॉमर्स से ली गई है। ओके, 2021 में लाइनें ही पूछा था आपकी कॉमर्स से, एलएलई ग्रो से, तो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। दाउ नेस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, मतलब तुम मेरी आज़ादी को छू नहीं सकते। तो ये भी लाइनें आपकी कॉमर्स में आती हैं। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, हम इसमें 40 क्वेश्चन ही रखेंगे। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। ब्यूटी इज नेचर्स क्वाइन, मस्ट नॉट बी होर्डेड बट मस्ट बी करेंट, एंड द गुड देयर ऑफ कंसिस्ट इन म्यूचुअल एंड पार्टेकन ब्लिस। तो ये लाइनें आपकी कहाँ से ली गई हैं, मतलब ब्यूटी इज नेचर्स क्वाइन, सुंदरता प्रकृति का सिक्का है। मस्ट नॉट बी होर्डेड, इसे जमा करके नहीं रखना चाहिए। बट मस्ट बी करेंट, लेकिन वर्तमान होना चाहिए। एंड द गुड देयर ऑफ कंसिस्ट इन म्यूचुअल एंड पार्टेकन ब्लिस, और उसका अच्छा होना पारस्परिक और सहभागी आनंद से समाहित है। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, तो ये भी लाइनें आपकी कॉमर्स में आती हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना ही रहने देते हैं। 40 इसमें हमने 40 क्वेश्चन ही रखा था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके 40 क्वेश्चन में कितने आपने सही किए हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो था आपका, वो ज़्यादातर जो वर्क थे, वर्क के जो इंपॉर्टेंट लाइंस थे, लाइन से क्वेश्चन ज़्यादा था, और लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह 2021 में भी इसी तरह लाइन से पूछा था, जो अगर हमको नहीं पता रहता तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लाइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क की लाइन। ओके स्टूडेंट, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।